बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु महिमा में हार्दिक स्वागत है। साध संगत जी, कभी कभी हम जो सुनते और समझते हैं वह पूरी तरह सच नहीं होता है। आपने कई महापुरुषों की बातें सुनी होंगी। वे कहते हैं कि सांसारिक जीवन मोह और माया से भरा हुआ है। हमारे रिश्ते, हमारा धर्म, हमारी इच्छाएं, यह सब सिर्फ एक भ्रम है और जीवन का वास्तविक लक्ष्य मोक्ष और मुक्ति है। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। जो लोग इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, उनका जीवन पूरी तरह से बेकार है। कोई अपने माता पिता के लिए पैसा कमाना चाहता है, कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, कोई अपने बच्चों की चिंता में दुखी है, कोई खुद के लिए कुछ करना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है, कोई महान आदमी बनना चाहता है, कोई राज करना चाहता है, कोई सामान्य जिंदगी जीना चाहता है। इसी तरह हम सभी के अलग अलग तरह के सपने और विचार होते हैं। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ चाहते हैं। एक शहर में संतोष राज नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक व्यापारी था। उसकी एक दुकान थी, लेकिन उसके व्यापार में नुकसान होने की वजह से वह पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अब उसके पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं शेष बची थीं। इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं इस नगर में रहने से मेरी पार नहीं पड़ेगी, मुझे दूसरे शहर जाना होगा। यह सोचकर उसने एक थैला लिया जिसमें 5 स्वर्ण मुद्राओं को रखा और दूसरे नगर के लिए चल दिया। जब वह दूसरे नगर जा रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक महात्मा से हुई। वह महात्मा बहुत ज्ञानी थे। उनके ज्ञान की चर्चा हर जगह हो रही थी। वह युवक महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? महात्मा ने उससे कहा, मैं पास के नगर में जा रहा हूं। उस युवक ने सोचा कि अच्छा है, मैं भी अपनी यात्रा उनके साथ बिता सकूंगा। महात्मा ने उस युवक से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो युवक बोला, महाराज, मैं पास के नगर में व्यापार करने जा रहा हूं। अब मेरे पास सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राएं बची हुई हैं। मैं इनके जरिए कोई नया व्यापार शुरू करूंगा। इसके बाद उस युवक ने महात्मा को सारी बात बताई कि किस प्रकार उसका व्यापार पूरी तरह नुकसान में चला गया। इसके बाद संतोष राज महात्मा के साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें सन्नाटा सा महसूस होने लगा, क्योंकि महात्मा अपने रास्ते पर चुपचाप चले जा रहे थे ताकि यह यात्रा आराम से पूरी हो सके। युवक ने कहा, महाराज, आप चुपचाप क्यों चल रहे हैं? इससे तो यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी। कृपया मुझे कोई कहानी सुनाइए ताकि यह यात्रा आराम से पूरी हो जाए और मेरे मन को शांति मिले। इसके बाद महात्मा बोले, बंदे, मैं कहानी तो सुना दूंगा, किंतु मेरी कहानी सुनने के लिए पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के बदले में एक स्वर्ण मुद्रा लेता हूं। महात्मा की बातें सुनकर युवक ने विचार किया कि मेरे पास तो सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं, जिनमें से अगर मैं एक स्वर्ण मुद्रा देकर कहानी सुनूंगा तो क्या बुद्धिमानी होगी? लेकिन वह बहुत ज्ञानी है। हो सकता है कि उनकी कहानी सुनकर मुझे धन कमाने का कोई रास्ता मिल जाए। फिर थोड़ा सोचकर उसने महात्मा जी को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए कहा, लीजिए महाराज, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाएं वह सत्य होनी चाहिए। महात्मा ने कहा, ठीक है बेटा। और उसके बाद महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हें जो भी काम मिले, चाहे वह कैसा भी हो और जितने भी दिनों के लिए हो, तुम्हें वह काम तुरंत कर लेना चाहिए। महात्मा की बातें सुनकर संतोष राज ने कहा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आप कहानी सुनाओ। महात्मा ने कहा, कहानी तो समाप्त हो गई। तब युवक ने कहा, ये कैसी कहानी थी महाराज? आपने जो कहा वह तो उपदेश था। तब महात्मा बोले, बेटा, यदि तुम मेरे इस उपदेश का स्मरण करोगे तो तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। तब महात्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। महात्मा ने एक और स्वर्ण मुद्रा मांगी। कुछ देर सोचने के बाद संतोष राज ने महात्मा को एक और स्वर्ण मुद्रा दी और कहानी सुनाने को कहा। तब महात्मा ने कहा, बेटा, छल कपट और ईर्ष्या से कभी किसी दूसरे पर अधिकार मत करना। किसी और की चीज को मिट्टी के समान समझना और उसके प्रति अपनी नीयत कभी खराब नहीं करना। ये सुनकर युवक ने कहा, फिर?
तब महात्मा ने उत्तर दिया, फिर क्या, कहानी खत्म। तब उस युवक ने कहा, महाराज, आपने तो इस बार भी केवल एक बार ही सलाह दी है। तब उस महात्मा ने उससे कहा, बेटा, मेरी सलाह बहुत कीमती है। तब कुछ देर सोचने के बाद उस युवक ने कहा, महाराज जी, ये लो, तीसरी स्वर्ण मुद्रा और अगला उपदेश सुनाओ। महात्मा बहुत खुश हुए और बोले, बेटा, जीवन में कभी भी किसी का राज भूल कर भी किसी और को मत बताना। इतना कहकर महात्मा ने उपदेश खत्म कर दिया। इसके बाद संतोष राज ने कहा, गुरुवर, मेरे पास ये 2 मुद्राएं और बची हैं, इन्हें आप लीजिए और मुझे 2 उपदेश और दे दो। तब महात्मा ने चौथी सलाह देते हुए कहा, बेटा, चाहे तुम कितने भी जरूरी काम से कहीं जा रहे हो, लेकिन अगर रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्यार से बैठने को कहे तो तुम उसकी बात ध्यान से सुनना और ऐसा करने से मना नहीं करना, चाहे तुमको लाखों का नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। और 5वीं सलाह ये है कि जीवन में कभी भी दुष्ट स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद वे दोनों काफी दूर चले गए। तब महात्मा ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो गए हैं। अब मैं अपने रास्ते जाऊंगा और तुम अपने रास्ते जाओ। मैंने तुम्हें जो 5 उपदेश दिए हैं उन्हें कभी मत भूलना। तब संतोष राज ने कहा, महाराज, मैं आपकी बातें सदैव याद रखूंगा। और इसके बाद महात्मा अपने रास्ते पर चले गए। अब संतोष राज सोच रहे थे कि महात्मा ने जो बातें कही हैं वे अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगी, लेकिन महाराज यह उपदेश मुझे बिना पैसे लिए भी बता सकते थे। आखिर क्या कारण है कि उन्होंने मुझे कहानी सुनाने के बदले में पैसे क्यों लिए? उन्हें पैसों की क्या जरूरत है? फिर उसने अपने मन को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मैं उनसे इस बारे में बाद में पूछूंगा। और चलते चलते वह एक शहर में पहुंच गए। अब उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह बाहर कोई काम धंधा नहीं कर सकता था, लेकिन नौकरी की खोज में वह लोगों से पूछताछ कर रहा था। तभी वहां उसे राजेश नाम का एक युवक मिला। उसने संतोष राज से कहा कि मैं राजा के लिए काम करता हूं, मैं यहां देखभाल का काम करता हूं, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, इसलिए मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ के पास जा सकूं। यदि तुम 15 दिन मेरे स्थान पर काम करने को तैयार हो तो मेरे संग चलो। राजेश की बात सुनकर संतोष राज राजी हो गया। राजा की एक बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी। राजा उससे बहुत प्यार करते थे। इसके अलावा राजा घुड़सवारी का भी बहुत शौकीन था, इसलिए उनके पास बहुत सारे घोड़े थे जिनकी देखभाल के लिए कई नौकर भी रखे हुए थे, जिनमें से एक राजेश भी था। राजेश संतोष राज को राजा के पास ले गया और बोला, महाराज, इसका नाम संतोष राज है। मेरी माँ बीमार है और मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है। मेरे स्थान पर इसको यहाँ रखकर मैं 15 दिन के लिए जाना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, मुझे इस युवक से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि घोड़ों को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। कुछ भी हुआ तो तुम्हें ही सजा भुगतनी पड़ेगी। राजेश ने कहा, ठीक है महाराज, आप चिंता न करें, मैं इसे सब समझा दूंगा। इसके बाद राजेश संतोष राज को अस्तबल के पास ले गया और उसको उसका काम समझा दिया। उसके बाद संतोष राज घोड़ों की अच्छी तरह से देखभाल करने लगा और राजेश अपनी माँ से मिलने चला गया। राजा अपने घोड़ों को खिलाने के लिए सभी सेवकों को 20 सेर चने देता था। संतोष राज ने 20 सेर चने लिए और अपने अस्तबल में आ गया। वह चने को पानी में भिगो देता था, फिर उसे पीस कर घोड़ों को खिलाता था। अपना काम समाप्त करने के बाद संतोष राज ने सोचा कि क्यों ना नौकरों के पास जाकर कुछ मौज मस्ती की जाए। ये सोचते हुए वह बड़े कमरे में पहुंचा जहां दूसरे नौकर बैठे मौज मस्ती कर रहे थे। संतोष राज वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वे सभी शराब पी रहे थे। संतोष राज ने उनसे कहा, तुम्हारा काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है और तुम यहां बैठकर नशा कर रहे हो। तब नौकरों ने उससे कहा, अरे नहीं भाई, किसकी हिम्मत है जो काम पूरा किए बिना नशा कर ले। भाई, हमने घोड़ों को उनकी खुराक दे दी है। तब संतोष राज ने देखा कि बहुत सारे चने टूटने बाकी हैं। तब उन दूसरों सेवकों ने कहा, भाई, यह चने घोड़े को खिलाने के लिए नहीं है। हमें रोजाना 20 सेर इस चने के मिलते हैं, जिसमें से हम 10 सेर चने घोड़ों को खिला देते हैं
और बचे हुए 10 सेर चने बाजार में बेचकर अपने नशा करने की व्यवस्था कर लेते हैं। उनकी बातें सुनकर संतोष राज की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने कहा, महाराज के साथ यह नाइंसाफी है, यह बेईमानी है। तब नौकरों ने कहा, अरे भाई, पेट भरने के लिए यह सब करना पड़ता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, उनको इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उनकी बातें सुनकर संतोष राज चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे और वह सोचने लगा कि वह लोग ठीक कह रहे हैं। कल से मैं भी इसी तरह बेईमानी से काम करूंगा और खूब सारा पैसा बचाऊंगा, फिर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करूंगा। लेकिन तभी महापुरुष द्वारा कही गई एक बात उसके कानों में गूंजने लगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेटा, छल कपट से किसी दूसरे पर अपना अधिकार मत जमाना, दूसरों की वस्तु को बेकार ही समझे और उन पर अपनी नीयत कभी खराब ना करे। ये सोचकर उसने मन ही मन सोचा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन से संतोष राज ने अपना काम पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर दिया। उनकी अच्छी देखभाल के कारण कुछ ही दिनों में उनके घोड़े अस्तबल के सबसे सुंदर, स्वस्थ और ताकतवर घोड़े बन गए। एक दिन राजा ने दरबार में अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, काफी दिन बीत गए, मुझे अपने पसंदीदा घोड़े नहीं दिखे। आप नौकरों से कहो कि वे अपने घोड़े को शाही मैदान में लेकर आएं। मैं कल अपने घोड़े को देखना चाहता हूं। अगले दिन संतोष राज सहित सभी नौकर अपने घोड़े को नहलाकर शाही मैदान पहुंचे और राजा सभी घोड़े का निरीक्षण करने चले गए। राजा ने देखा कि उनके सभी घोड़े बिल्कुल अस्वस्थ दिख रहे थे। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सभी घोड़े बहुत सुंदर और शक्तिशाली थे, वे इतने अस्वस्थ और बीमार कैसे हो गए? तब मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि सभी सेवकों ने उनकी अच्छी तरह से देख रेख नहीं की। इसके बाद राजा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि सिर्फ संतोष राज के घोड़े ही स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। ये देखकर राजा की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने संतोष राज से कहा, तुम कल राजमहल आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। राजा की आज्ञा पाकर संतोष राज अगले दिन राजमहल पहुंच गया। राजा ने उनसे पूछा, सेवकों के घोड़े इतने अस्वस्थ क्यों हैं, जबकि सभी को एक साथ खाना खिलाया जाता है और एक जैसी ही देखभाल की जाती है? तब कुछ देर सोचने के बाद संतोष राज ने कहा, महाराज, मैं इसका जवाब तभी दे सकता हूं जब बाकी सभी सेवक यहां मौजूद हों। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, सभी सेवकों को यहां बुलाया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सभी सेवक वहां पहुंच गए। तब राजा ने कहा, संतोष राज, अब बताओ। संतोष राज बोला, बात यह है कि महाराज, यह सभी सेवक बहुत बेईमान और धोखेबाज हैं। आपका आदेश था कि सभी घोड़ों को 20 सेर चना खिलाया जाए, लेकिन यह लोग केवल 10 सेर चना ही उनको खिलाते थे और बाकी 10 सेर चना बाजार में बेच देते थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने प्रतिदिन घोड़े को 20 सेर चना खिलाया है। इस वजह से मेरे घोड़े सुंदर, स्वस्थ और शक्तिशाली हैं। संतोष राज की बातें सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने बाकी सेवकों पर चिल्लाते हुए उन्होंने कहा, धोखेबाजों! संतोष राज जो कह रहा है, क्या यह सच है? जवाब दो, वरना मैं अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा का गुस्सा देखकर सभी सेवक डर से कांपने लगे और बोले, महाराज, हमें क्षमा करें, महाराज, क्षमा करें, आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी संतोष राज बोला, महाराज, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। संतोष राज के अनुरोध पर राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया और संतोष राज से कहा, मैं आज से तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक घोषित करता हूं। आज से तुम्हारा काम इन सभी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना होगा, जिसके लिए आपको वेतन के रूप में 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और साथ ही भोजन और रहने की व्यवस्था भी मिलेगी। यदि इस बार एक मुट्ठी चने भी गायब हो जाए तो मुझे इसकी जानकारी देना। राजा ने संतोष राज को एक अंगूठी दी और कहा, तुम ये अंगूठी दिखाकर बिना किसी बाधा के मुझसे मिलने राजमहल में आ सकते हैं। इसके पश्चात संतोष राज के सभी सेवक महल से बाहर आ गए। तब संतोष राज सेवकों से कहते हैं, भाई, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार अगर तुम कोई गलती करोगे तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी।
ये सुनकर सभी सेवक एक साथ बोले, नहीं महाराज, अब कोई गलती नहीं होगी। उस दिन के बाद से किसी भी सेवक ने कोई बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से काम करने लग गए। परिणाम यह हुआ कि जल्द ही सभी घोड़े स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखने लगे। ये देखकर राजा भी बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद राजेश अपने गांव से वापस लौटा। जब उसने घोड़े को देखा तो वह चकित रह गया, क्योंकि सभी घोड़े बहुत सुंदर और ताकतवर दिख रहे थे। तब बाकी सेवकों ने राजेश को घेर लिया और पूरी कहानी बताइए कि कैसे संतोष राज ने बेईमानी पकड़ी और मुख्य निरीक्षक बन गया। उनकी बातें सुनकर राजेश ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं ना। इतना कहकर राजेश अपने कमरे में चला गया। उसने देखा कि कमरा बहुत साफ था। इसके बाद वह बिस्तर पर एक तरफ लेट गया। संतोष राज उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, राजेश भाई, तुम कब आए? राजेश बोला, मैं बस अभी कुछ समय पहले ही आया हूं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। तब संतोष राज ने पूरी घटना बताई, जो कि राजेश को पहले से ही पता थी। इसके बाद दोनों ने खाना खाया और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। राजेश को नींद नहीं आ रही थी, मौसम खराब था और बिजली कड़क रही थी, और इधर राजमहल में राजकुमारी सो नहीं पा रही थी। वह अपने कमरे में थी और वह इधर उधर टहल रही थी। तभी राजकुमारी ने अपने कमरे के एक तख्ते को हटाया, जिसके नीचे एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने लगी। उधर बिजली की आवाज सुनकर संतोष राज जाग गया। वह कमरे से बाहर खुली हवा में चला गया। एक तरफ से लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटा। राजकुमारी उसमें से बाहर आई। दरअसल वह उसी गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था, जो राजकुमारी के कमरे से राजेश के कमरे में खुलता था। राजकुमारी गुप्त रास्ते से बाहर आई और उसने देखा कि राजेश कमरे में अकेला सो रहा था। राजकुमारी ने राजेश को उठाया। राजेश नींद में था। वह घबराते हुए उठा और राजकुमारी से बोला, तुम इतनी रात को यहां क्यों आई हो? फटाफट यहां से वापस चले जाओ, यहां संतोष राज है। राजेश ने कमरे में चारों ओर देखा तो वहां संतोष राज नहीं था। राजकुमारी ने राजेश से पूछा, संतोष राज कौन है? राजेश ने राजकुमारी को संतोष राज के बारे में सब कुछ बता दिया। सच तो यह था कि राजेश और राजकुमारी के बीच प्रेम संबंध थे। इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, चिंता मत करो, मेरे रहते राजेश को कोई अपमानित नहीं कर सकता। तुम कल सुबह देखना कि मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूं। इधर जब संतोष राज कमरे में लौटे तो कमरे के भीतर से आवाजें आ रही थीं। आवाज सुनकर हैरान रह गया और अपने कमरे के बाहर खड़े होकर विचार करने लगा कि राजेश इतनी रात्रि में किस महिला से बात कर रहा है। दरवाजा बंद था तो संतोष राज ने भी अंदर झांका और राजकुमारी को देखकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूं? राजकुमारी इस समय सेवक राजेश के साथ क्या कर रही है? मुझे यह खबर महाराज को तुरंत बता देनी चाहिए। ये राजेश महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। तभी उसे उस महात्मा के द्वारा बताया गया एक वाक्य याद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेटा संतोष राज, किसी का राज किसी और को मत बताना, वरना तुम स्वयं मुसीबत में पड़ जाओगे। यह सोचकर वह कमरे के बाहर छिप गया और राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगे। राजेश ने राजकुमारी से कहा, संतोष राज कभी भी आ सकते हैं, तुम वापस महल में जाओ। इसके बाद राजकुमारी ने कहा, ठीक है, और वह उसी गुप्त रास्ते से अपने कमरे में लौट आई। इसके बाद राजेश चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद संतोष राज ने देखा कि राजकुमारी कमरे से बाहर नहीं आई और कमरे से आवाज भी नहीं आ रही है। उसने अंदर से देखा कि राजकुमारी अंदर नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने दरवाजा खोला और मन में कहा, आश्चर्य की बात है, दरवाजा तो खुला ही नहीं, ये सब क्या है? वह चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा, इस कमरे में कोई गुप्त रास्ता है जहां से राजकुमारी आती जाती है। फिर उसने खुद से ही मन कहा कि कल सुबह इस बात का पता लगाऊंगा। उधर राजकुमारी अपने कमरे में पहुंच गई और अगली सुबह राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमारी की आवाज सुनकर राजा दौड़े हुए आए और बोले कि बेटा क्या हुआ? तब राजकुमारी ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा,
पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत लूटना चाहता था, परंतु जब मुझे अच्छा नहीं लगा तो वह खिड़की फांदकर भाग गया। राजकुमारी की बातें सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की? उसे कठोर दंड दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, उसे कठोर दंड काम नहीं आएगा। मुझे उसकी सजा चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, कहकर महाराज वहां से चले गए। राजकुमारी ने सोचा, उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो गई। अब मेरे और राजेश के बीच का कांटा खत्म हो जाएगा। इसके बाद राजकुमारी अपने कमरे में आराम से लेट गई। दूसरी ओर राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि मैं कल सुबह संतोष राज को सजा दूंगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब दूसरे लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं संतोष राज को दंड क्यों दे रहा हूं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने सच बताया तो मेरी बदनामी होगी। वह मेरे सामने कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे कि एक साधारण आदमी ने राजा की बेटी की इज्जत के साथ खेलने का प्रयास किया। यह सोचकर राजा शांत हो गया। फिर उसके दिमाग में एक ही बात आई कि मैं संतोष राज को चुपके से मरवा दूंगा। किसी को भनक भी नहीं लगेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। इसके बाद सुबह राजा नसीम भाई के पास गया और उससे कहा, नसीम, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नसीम ने कहा, आज्ञा करो महाराज। तो महाराज ने कहा, तुमको एक आदमी का सिर काटना है। इतना सुनकर नसीम बोला, नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर राजा की आज्ञा पाकर उसे यह करना पड़ा। तब राजा ने कहा कि मैं अभी आपके पास एक युवक भेजता हूं, आप उसे किसी भी बहाने से अपने कारखाने के अंदर ले जाए और उसका सिर काट दीजिए। इसके बाद मैं आपके पास एक और युवक भेजूंगा, आप कटा हुआ सिर उस युवक को देकर उसे भेज दीजिए। उसने कहा, ठीक है महाराज। इसके बाद राजा अपने महल में वापस आ गए और संतोष राज को बुलाया और कहा कि संतोष राज, अभी नसीम कसाई के कारखाने में जाऊं, वहां से जो चाहे ले सकते हो, लेकिन मेरे पास लेकर आओ। राजा की आज्ञा पाकर संतोष राज सोचने लगा कि कसाई से क्या काम करवाया जा सकता है, लेकिन फिर उसने सोचा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अपना काम करना है। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा तो उसने रास्ते में पेड़ के नीचे कुछ साधुओं को बैठे देखा। संतोष राज भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बालक, तुम वहां क्यों खड़े हो? हमारे पास बैठो और कुछ देर उपदेशों का आनंद लो। तब संतोष राज बोला, गुरुदेव, मैं किसी आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। परंतु जैसे ही वह आगे बढ़ा, महात्मा के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे कि बेटा, तुम किसी आवश्यक कार्य से क्यों न जा रहे हो, लेकिन अगर रास्ते में कोई तुमसे प्यार से बात करे तो तुम्हें जरूर उसके साथ बैठकर उसकी बात सुननी चाहिए और उनकी बात को ठुकराना नहीं चाहिए, भले ही तुम्हें लाखों का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। यह विचार आते ही संतोष राज साधु संतों के बीच बैठ गया और उनके द्वारा दिए जा रहे प्रवचन सुनने लगा। उधर राजा सोचने लगे कि आखिर नसीम कसाई के पास संतोष राज का कटा हुआ सिर लेने कौन जाए। उसी वक्त राजा की नज़र राजेश पर पड़ी। उसने राजेश को बुलाया और कहा, राजेश, तुम अभी इसी वक्त नसीम कसाई के कारखाने जाओ और जो कुछ भी वह तुम्हें दे वह ले आओ। इसके बाद राजेश राजा की आज्ञा पाकर तुरंत नसीम कसाई के पास पहुंच गया। नसीम कसाई को लगा यही वह व्यक्ति है जिसका सिर उसे काटना है। इसके बाद नसीम कसाई उसे चुपचाप अंदर ले गया और उससे कहा कि तुम्हारे पीछे रखे बक्से में एक पोटली है, उसे निकाल लो। जैसे ही राजेश पीछे मुड़ा, नसीम ने अपनी तेज तलवार से उसकी गर्दन काट दी और उस गर्दन को कपड़े में लपेटकर धड़ को कहीं और छिपा दिया। इधर जब प्रवचन समाप्त हो गया तो संतोष राज कसाई के पास गया और बोला, महाराज ने कुछ चीज लाने को कहा है, वह मुझे दे दो। नसीम कसाई ने सोचा, यह तो दूसरा व्यक्ति है जिसे मुझे वह कटा हुआ सिर देना है। नसीम कसाई ने कटा हुआ सिर संतोष राज को दिया और कहा, इसे ले जाकर राजा को दे दो। संतोष राज कटा हुआ सिर लेकर राजा के पास पहुंचा। जैसे ही राजा और राजकुमारी ने संतोष राज को देखा तो हैरान रह गए। संतोष राज ने कहा, महाराज, आपने मुझे नसीम कसाई के पास भेजा था, लेकिन किसी कारणवश मुझे रास्ते में जाने के लिए देरी हो गई। संतोष राज की बात सुनकर
राजा को समझते देर नहीं लगी कि संतोष राज की जगह राजेश पहले कसाई के पास पहुंच गया है। इसके बाद राजा ने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो संतोष राज ने कहा, मैं इसे खोलकर दिखाता हूं। जैसे ही संतोष राज ने उसको खोलकर दिखाया तो संतोष राज ने देखा कि राजेश का सिर उसके हाथ में था। ये देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे क्या पता था कि मेरी चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, बेटी तुम क्या कह रही हो? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, यह सब मेरे ही कर्मों का परिणाम है। मैं राजेश को कुमार बनाना चाहती थी। राजा को बहुत दुख हुआ कि यह सब षड्यंत्र राजकुमारी का ही था, संतोष राज को मरवाने का। उसके बाद राजा ने हमेशा के लिए संतोष राज को अपने यहाँ काम पर रख लिया। तो इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो सबसे पहले आपके साथ ही बुरा होगा। हम दूसरों का बुरा चाहकर अपना भला कभी नहीं कर सकते। साथ संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।